ठंड आ गई है और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, अस्थमा से परेशान है, तो जो रखे हुए इन्हेलर से उन्हें ढूंढा जा रहा है कि अब इन्हेलर पे रहा जाएगा, स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, बट चाहते हैं कि इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, ये इन्हेलर्स, ये स्टेरॉइड्स हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो क्या ये संभव है? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि अस्थमा का परमानेंट इलाज, परमानेंट क्योर क्या संभव है, क्या आपका इन्हेलर छूट सकता है और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं, तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी कि अस्थमा क्या है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, आखिर ऐसी कौन सी जांचें करवाई जाएं जिससे पता चले कि आप वाकई अस्थमा के शिकार हैं, उससे पीड़ित हैं, और ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो आपको हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात दिला पाएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये अस्थमा होता क्या है। ये एक बहुत ही पुरानी क्रॉनिक लंग डिसीज़ है। इसमें जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ने लगती है, उसके अंदर म्यूकस यानी बलगम भरने लगता है। अब आप कुछ इस तरह समझिए कि एक पाइप है, उसके अंदर यदि कुछ कीचड़ या गंदगी सी भरने लगे तो जगह कम हो जाएगी पानी के निकलने के लिए। उसी तरह जो सांस की नलियां हैं वहाँ पर यदि म्यूकस या बलगम अंदर से भरने लगे तो वहाँ पर सांस लेने के लिए जगह कम हो जाएगी, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पर, और जब सांस लेने के लिए जगह कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। हर थोड़ी सी देर में सांस फूलेगी, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलेंगी, बार बार ये समस्या सामने आती है। तो जब भी इन्हेलर लेते हैं तो ये जगह थोड़ी देर के लिए फैल जाती है और नली चौड़ी हो जाती है और पेशेंट बहुत आसानी से सांस ले लेता है। लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर के लिए तो आराम हुआ, उसके बाद क्या, वापस वो सिकुड़ जाती है, वापस बलगम भर जाता है, म्यूकस भर जाता है। तो ये कहलाता है अस्थमा। अर्थात जब भी सांस की नली सिकुड़ जाए, उसमें म्यूकस या बलगम भर जाए और सांस लेने में दिक्कत आने लगे, तो वो है अस्थमा। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या लक्षण हैं जिससे हम पहचानें कि अस्थमा है या आप अस्थमा से पीड़ित हैं। तो 4 ऐसे मुख्य लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको अस्थमा है। सबसे पहला, खांसी आना, बलगम होना, ये पहला लक्षण है। इसकी वजह से सीने में एक जकड़न रहेगी, भारीपन रहेगा और एक अजीब सी खड़खड़ की आवाज़ आएगी। अर्थात पता चलता है, बाहर से ही आप ऐसे सुन सकते हैं कि हाँ, एक अजीब सा साउंड है, जैसे सीटी सी बज रही है, खड़खड़ हो रहा है, व्हीजिंग साउंड कहलाता है। इसके अलावा सांस फूलेगी, ज़रा सा भी मौसम बदले या फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप, 2-4-6 सीढ़ियाँ ही चढ़ें और हाफी भरने लगती है, सांस फूलने लगती है। तो मौसम के बदलने पे, धूल मिट्टी के संपर्क में आने पे, कि झाड़ू लगाई, डस्टिंग की घर की और सांस फूलने लगे, तो सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऊपर नीचे चढ़ने में, उतरने में बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलना, खांसी आना, बलगम आना, और जो खांसी है वो लगातार भी आती है और ऐसा लगता है जैसे अंदर जगह नहीं मिल रही है, लंग्स जैसे पूरी तरह से फूल नहीं रहे हैं, एकदम से भारीपन और जकड़न महसूस होगी। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं अस्थमा में। जैसे ही पता चलता है मरीज को कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फिर वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बहुत सारी जांचें लिख देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जांच है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो बताता है कि आपके आखिर लंग्स कितना और कैसा काम कर रही हैं। इसके अलावा भी कई जांचें करवाई जाती हैं, जैसे एलर्जी के लिए, कि आखिर क्या खाने पीने से आपको तकलीफ हो रही है, किस चीज़ की एलर्जी है। IgE करवाया जाता है, इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं, CBC करवाया जाता है। CBC में TLC इम्पॉर्टेंट होता है कि एक्यूट न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा है, मतलब आपका जो एक्यूट इन्फेक्शन कोई प्रेजेंट में है क्या बॉडी में, उसको देखने के लिए ये जांच करवाई जाती है। या फिर लिम्फोसाइट्स बढ़े हैं तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करेंगे। तो ये दोनों जांचें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में TLC के अंतर्गत आती हैं। एक्सरे भी करवाने पड़ सकते हैं और CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वेरी करती है, जिस हिसाब से लक्षण होते हैं उस हिसाब से जांचें करवाई जाती हैं। तो जैसे ही हमें पता चला कि हम अस्थमा से पीड़ित हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ब्रोंकोडायलेटर्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, क्या इसे हम जीवन भर ले सकते हैं या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ये जो सांस की नली है जो सिकुड़ गई थी उसे फैलाते हैं, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए फैलाकर आपको राहत तो देंगे, सांस लेते तो बनेगा, लेकिन अगली बार ये और ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे। धीरे धीरे ये और नैरो होते चले जाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड्स का डोज बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी होना, सांस लेने में और दिक्कत आना, गला सूखना, मुंह सूखना, मुंह में छाले हो जाना, सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, जलन होना, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में देखा जाता है। तो ये जो मुंह में सूखापन आना, बार बार बलगम बनना, और ज़्यादा बलगम बनना, और ज़्यादा सूखी खांसी होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ब्रोंकोडायलेटर के। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, मुंह में अजीब सा एक सेंसेशन बना रहता है, थूक की कमी हो जाती है, थूक बनना कम हो जाता है, लार कम बनती है, इसलिए एक ड्राइनेस कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये सभी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डोज भी बढ़ेगा और ये नलियाँ और भी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। तो आखिर क्या करें? ऐसी दवा चुनें जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, जिस दवा को लेने से कोई और नई बीमारी जनरेट ना हो और जड़ से इस अस्थमा को पूर्ण रूप से ठीक भी कर पाएँ। तो ऐसी दवा चुनें। तो वो क्या है? होम्योपैथी। जी हाँ, हमारे कई मरीज़ हैं अस्थमा के जो इस होम्योपैथी दवा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, उनके स्टेरॉइड्स और इन्हेलर्स भी पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं और कोई नई बीमारी भी जनरेट नहीं हुई है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है और होम्योपैथी से ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक केस के बारे में, एक पेशेंट के बारे में जिन्हें अस्थमा रहा है और उन्हें होम्योपैथी द्वारा क्योर किया गया है। आप इस केस में देख पाएंगे एक बच्चे का केस है जिसमें कफ, खांसी बहुत आई, वीजिंग साउंड रहा है, मतलब जो खड़खड़ की आवाज़ हमने कहा था, अस्थमा रहा है, ज़रा सा भी वेदर चेंज हो, मिट्टी हो, बनाना मतलब केला खाए, आइसक्रीम खाए, कुछ खट्टा खा ले, कुछ ठंडा खा ले, रात में हर तरह से उसे तकलीफ़ है, सांस लेने में दिक्कत है, अक्सर बुखार बना रहता है। तो ये कंडीशन रही है उसकी अस्थमा के केस में और ये केस है 2021 का नवंबर का। ज़रा सा भी फिज़िकल एक्सर्शन इसे सहन नहीं होता और स्टेरॉइड्स पे ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट था। तो ये केस है, इसका जब हम फॉलोअप, हमने प्रॉपर केस चेकिंग की, फॉलोअप लिया, इसको 1 साल लगा ठीक होने में, क्योंकि ये लगभग 2 साल की उम्र से ही अस्थमा से पीड़ित हैं और 4 साल की उम्र से 2 साल हो गए इन्हें स्टेरॉइड्स लेते हुए। तो ये स्टेरॉइड्स डिपेंडेंट हो चुके हैं 2 साल से। उस स्टेरॉइड्स को हटाना, छुड़ाना, उसके बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ करने में हमें 1 साल का समय लगा। तो इनका फॉलोअप भी हम देखते हैं। अब हम इनका फॉलोअप देखते हैं। तो पहले कफ इनका बेटर हुआ, मतलब खांसी बेटर हुई, पैरों में दर्द वगैरह, सर दर्द और चक्कर आना बंद हो गए, बुखार आना बंद हो गया और ये जो इन्हेलर्स लेते थे पहले डेली, अब 2 दिन में 1 बार लेते हैं और मेडिसिन्स दी गई, थोड़ा और वेट किया गया। अगले 3-4 महीने बाद का जो फॉलोअप है उसमें अस्थमेटिक अटैक आना बंद हो गए। जो पफ है वो भी पिछले 2 महीने से इन्होंने एक भी बार नहीं लिया, मीन्स इन्हेलर एक बार भी यूज़ नहीं किया और कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन पे भी नहीं रहे। 2 महीने से कोई भी अस्थमेटिक अटैक भी नहीं आया। इसके 2 महीने बाद का और फॉलोअप है, तो ये कंटिन्यूस 4 महीने से अब ना इन्हेलर है, ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन है, इवन अब हमने होम्योपैथिक मेडिसिन भी इनकी बंद कर दी और पूर्ण रूप से क्योर हैं।
1 साल बाद फॉलोअप के लिए बुलाया गया। उस बीच में भी उन्हें किसी तरह का कोई अस्थमा का अटैक नहीं आया, किसी भी तरह का इन्हें इन्हेलर भी यूज़ नहीं करना पड़ा, कोई मेडिसिन नहीं। अब ये ठंडा भी खा सकते हैं, धूल मिट्टी में भी खेल सकते हैं, बच्चे हैं, खेलना तो सभी को पसंद है। धूल मिट्टी में खेल सकते हैं, बदलते हुए मौसम से तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, रात में भी कोई ऐसी सर्दी खांसी बुखार नहीं। मतलब इवन इस 1 साल के पीरियड में इन्होंने कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया। तो इस तरह से ये परमानेंट क्योर हुआ, मतलब जो स्टेरॉइड्स और इन्हेलर पे था बच्चा, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 6 साल के बच्चे को हमने 1 साल में पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। यदि इसी तरह छोटे बच्चे 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के बच्चे इन्हेलर पे रहें और आज से इन्हेलर पे हैं, तो सोचिए 40 साल 50 साल की उम्र तक जाते जाते उनके लंग्स की क्या हालत होगी। डेली एक इन्हेलर लेना, डेली स्टेरॉइड्स पे जीना, बाकी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट डालेगा। आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि स्टेरॉइड्स कितना नुकसान करते हैं, तो इसका क्या विकल्प हो सकता है। तो होम्योपैथी से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। और वाया केस टेकिंग, मतलब पूर्ण रूप से आप अपने बच्चे का या जो भी बुजुर्ग हैं उनका प्रॉपर केस टेकिंग करवाइए। 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटे का टाइम लगता है। सारी जानकारी लेके, जब प्रॉपर एनालिसिस करके, उनके कारण जान के, उस बीमारी की जड़ तक जाकर जब एनालाइज करके दवा दी जाती है, तो केसेस ऐसे रिजल्ट देते हैं और पूर्ण रूप से पेशेंट या मरीज स्वस्थ हो सकता है। अब हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ लक्षणों के आधार पर आपको कुछ हद तक आराम दे सकती हैं। अदरवाइज यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो केस टेकिंग के जरिए ही जाएं, उसके थ्रू ही जाएं, प्रॉपर कंसल्टेशंस लें। तो लक्षणों के हिसाब से पहली दवा है ट्यूबरकुलिनम। जैसे परिवार में आपके दादा पापा या मम्मी नानी, इससे पीढ़ी दर पीढ़ी टीबी की हिस्ट्री हो, बहुत एलर्जिक पेशेंट हो, बहुत लंग्स की हिस्ट्री रही हो प्रॉब्लम की, कि किसी ना किसी तरह की बीमारी लगी हुई है, ब्रोंकाइटिस हो, सीओपीडी हो, उनके घर में यदि किसी को अस्थमा हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आए, बार बार कफ बने, बहुत खांसी हो और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आए, तो ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छी दवा हो सकती है। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। इसके डोजेस क्या होंगे, इसको कैसे लेना है, ये मरीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी हालत पे डिपेंड करता है, उसके केसेस पे और उसकी सीवियरिटी पे, जो सिम्टम्स की सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लें। अच्छा, जो अगली दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो जब भी खांसी हो, बलगम बहुत ज़्यादा बने, सांस लेने में तकलीफ आए, खड़खड़ की आवाज़ आने लगे, मतलब वीजिंग साउंड जो आपको बताया था, उस तरह से गहरी गहरी सांस ले, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ हो, सांस फूलने लगे और प्यास बहुत कम लगे, पानी बहुत कम पीता है, मतलब सांस फूल भी रही तो भी पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक घूंट पिया और राहत मिली, उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करती है। अगली जो दवा है वो है फॉस्फोरस। ज़रा सा मौसम बदला नहीं कि बच्चा बीमार या कोई बुजुर्ग बीमार, मतलब सांस लेने में दिक्कत, बुखार आ जाना, लंग्स बहुत ही सेंसिटिव हैं, ज़रा सा मौसम बदला, ठंड से गर्मी आई, गर्मी से ठंड आई या बरसात आई, कुछ भी हुआ, थोड़ा भी वेरिएशन हुआ तो एकदम से बीमार हो जाना, बहुत खांसी होना, बहुत सूखी खांसी होना, कभी बलगम भी आना तो बहुत ज़्यादा आना, रात भर सो नहीं पाना और सांस लेने में दिक्कत आना, सांस का फूलना, तो फॉस्फोरस के रिजल्ट्स अच्छे हैं। ऐसी और भी बहुत सी दवाएं हैं, जैसे ब्रायोनिया है, रस्टॉक्स है, एस्पिडोस्पर्मा है, ब्लाटा ओरिएंटालिस है, ग्राइंडेलिया है। लेकिन हर मरीज की दवा अलग है। 2 तरह के मरीज हैं यदि अस्थमा के, तो सभी की दवा फॉस्फोरस होगी या ट्यूबरकुलिनम होगी, ऐसा नहीं होता है। हर मरीज की अपनी एक अलग दवा होती है और अस्थमा का इलाज यूं ही 5 मिनट में कि आपने लक्षण बताएं और दवा दे दी जाए संभव नहीं है। अब आपका प्रॉपर या जड़ से इलाज बहुत दूर नहीं, हम आपके लिए हर जगह से हर वक्त अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू होता है और ऑफलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप हमारी क्लिनिक मथुरा में विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर अपना केस दे सकते हैं। जो भी केस देंगे उस आधार पर पूर्ण रूप से उसको जांचकर एनालिसिस करके आपकी दवा आपको दी जाएगी।
जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। हमसे संपर्क कैसे करना है, इसके लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करें या फिर हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। अपॉइंटमेंट्स भी आप ले सकते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।